दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार के चुनाव संपन्न हुए, 3 चरणों में चुनाव संपन्न हो गया और अब उसके उस विश्लेषण की बारी है जिस विश्लेषण का इंतजार हर किसी को रहता है। यानी चुनाव परिणाम आए उससे पहले इन 3 चरणों की वोटिंग का विश्लेषण हमें लगता है आज आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि बिहार का चुनाव महज एक वोट देकर लोकतंत्र को जीने भर वाला नहीं था। बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार के भीतर की सियासी दांवपेच का चुनाव नहीं था। बिहार का चुनाव जातीय स्थिति में तिकड़मों को लड़ाते हुए उम्मीदवारों को खड़ा करके वोट बांटने की परिस्थितियों का चुनाव नहीं था। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बेरोजगारी का दर्द था, जिसमें रोजगार ना पाने की त्रासदी थी, जिसमें किसान मजदूर जो कि न्यूनतम से भी न्यूनतम के लिए संघर्ष करते हुए मर जाते हैं, खप जाते हैं और सत्ता रईसी में गुम रहती है। और इन सब के बाद भी जब वह चुनाव मैदान में आती है तो रेड कारपेट बिछाकर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मुद्दे उछालती है जिसका जिंदगी से कोई सरोकार होता नहीं है। बिहार के चुनाव का विश्लेषण 243 सीट, यानी सत्ता चाहिए, उसके लिए 122 सीट चाहिए। और हमें लगता है कि आज एक एक करके इन परिस्थितियों को समझने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा कि बिहार का चुनाव क्यों आने वाले वक्त में इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों को पलट सकता है। इसमें जातियों का समीकरण भी है, इसमें पेट की भूख भी है, इसमें युवाओं का आक्रोश और उनका दर्द भी है, इसमें किसान और महिलाओं के भीतर जो रसोई से लेकर आंगन तक हर दिन देखकर, समझकर, जानते समझते हुए नेताओं और सत्ता के वादे में खोने की स्थितियां पैदा की गई, उसको लेकर एक आक्रोश और गुस्सा हद से ज्यादा है। शायद इसीलिए यह चुनाव सीधे टक्कर का था। और सीधी टक्कर का मतलब यह होता है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वह मायावती हो, या फिर कोई भी जो इस मैदान में अपने आप को सोच रहा था कि दाएं बाएं से कुछ वोट ले लेंगे और कोई वोट कटवा हो जाएगा, कोई वोटों को बांटकर अपने मालिक के अनुकूल सत्ता की एक सीढ़ी तैयार कर देगा। जी नहीं, जनता ने जो तय किया था वह इस एग्जिट पोल के रिएक्शंस और रिफ्लेक्शंस में आज आपको बहुत साफ तौर पर नजर आएगा। 243 सीट में आज आखिरी के सत्र में 78 सीटों पर वोटिंग हुई है। इन 78 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण जो 24 सीटें थी वह सीमांचल का इलाका, जिसमें 4 जिले आते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। आपको जानकर हैरत होगी कि इन 24 सीटों में से 80% सीट महागठबंधन के हिस्से में जा रही है। यह कल्पना के परे है कि एक ऐसी स्थिति यहां पर ओवैसी को भी कुदवा दिया गया, यह कहकर कि दरअसल यह वोट को किसी रूप में बांटेंगे। और जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी जिलेवार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो किशनगंज में कहा जाता है कि 70% अल्पसंख्यक समुदाय वहां पर है, अररिया में 42% है, कटिहार में 43% है, पूर्णिया में 38% है। और जब जब धर्म को बीच में ले आया गया, दंगों को बीच में ले आया गया, हिंदू मुस्लिम बंट गया, बीजेपी को इसका लाभ चुनाव में हुआ। इससे इनकार अतीत के पन्नों को पलटते हुए नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। लोग अपनी जिंदगी, अपनी पीड़ा से इस चुनाव को जुड़ा हुआ देख रहे थे, इसीलिए मुद्दे कहीं नहीं भटके। कभी जंगल राज का जिक्र हो रहा था, कभी पता नहीं किन अवस्थाओं का जिक्र हो रहा था, उन अवस्थाओं का जिक्र हो रहा था जिसे युवाओं ने देखा नहीं है। इसीलिए जो कॉम्बिनेशन बनना जब शुरू हुआ तो उसमें युवा भी जुड़ गया। और युवा की तादाद मुस्लिमों से भी ज्यादा है, युवा की तादाद यादवों से भी ज्यादा है। यानी मुस्लिम यादव MY कॉम्बिनेशन के साथ एक युवा कॉम्बिनेशन जुड़ा तो हर तबके से निकला हुआ युवा अपने गुस्से को लेकर खड़ा हो गया। और 31 साल के तेजस्वी ने उस गुस्से को न सिर्फ हवा दी बल्कि एक राहत की जमीन यह कहकर दी कि हम आपके लिए काम करेंगे। कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। यह एक ऐसी राहत की जमीन थी जिसमें दिल्ली और पटना से हवाई उड़ान भरकर लगातार घूमते हुए रईस सत्ता के चेहरों को धकेल दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। पहला विश्लेषण बहुत साफ निकलता है, बिहार ने उस नब्ज को पकड़ा जो इस देश की नब्ज हो जानी चाहिए थी।
लेकिन बार बार भटक जा रहा है। हर राज्य बिहार नहीं भटका, क्योंकि यहां पर अति गरीब लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। बीपीएल परिवार सबसे ज्यादा बिहार में ही है, बेरोजगार सबसे ज्यादा बिहार में ही है, रोजगार की तलाश में घर गांव छोड़कर जाने वालों की सबसे बड़ी संख्या बिहार में ही है। और यह एग्जिट पोल के उस विश्लेषण में सामने उभर कर आ रहा है जिसमें बहुत साफ है कि MY के साथ Y मिलने का मतलब क्या होता है। हम जब इस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आइए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से कुछ और चीजों को समझें। 143 सीट ऐसी है जहां पर यादवों की संख्या प्रभावी है, यानी 10% से ज्यादा है। 113 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिमों की तादाद, अल्पसंख्यक समुदाय की तादाद 10% से ज्यादा यानी प्रभावी है। इन दोनों को जहां मिला दीजिएगा तो बिहार की तकरीबन 83 सीट्स ऐसी है जो कि चुनाव परिणाम को बदल सकती है, अपने अनुकूल कर सकती है। और इसमें जब आप युवा को जोड़ दीजिएगा तो यह बढ़कर 140 सीट हो जाती है। खेल 140 सीट का हुआ है। इसका मतलब है बहुमत का आंकड़ा पीछे छूट रहा है और शायद महागठबंधन आगे निकल रहा है। आप कहेंगे जातियों के भीतर थोड़ा और घुसिए, बिहार का मसला है और घुसिए। ब्राह्मण लगभग 53 सीट्स पर असर डालते हैं, राजपूत लगभग 57 सीट पर असर डालते हैं, भूमियार जो ऊंची जाति से आते हैं लगभग 40 सीट पर असर डालते हैं। इन सभी को अगर कॉम्बिनेशन में भी मिला दीजिएगा कि सभी एक साथ भी हो गए तो भी 60 सीट पार नहीं कर पाते हैं। यानी अपर कास्ट जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था। 2015 में बीजेपी के पास सीटें कितनी आई थी? 53 सीट्स आई थी। अपर कास्ट एक तरफ हो गया था, लालू और नीतीश एक तरफ हो गए थे, और एक कॉम्बिनेशन बतलाता है कि अगर सारी सीटें इनके पास जा रही है, उसमें अपर कास्ट में ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार सब जोड़ रहे हैं, तो 60 सीट से ज्यादा ये बढ़ नहीं सकते हैं। इसमें थोड़ा सा छौंक लगा दीजिए आप नीतीश कुमार का, जो कि कुर्मी से आते हैं, उस जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। कुर्मी का प्रभाव 21 सीट पर है, लेकिन फिर नीतीश कुमार कहेंगे हमने महादलित को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, महादलित को हमने क्रिएट किया। महादलित का 26 सीटों पर प्रभाव है। 21 सीट और 26 सीट यानी 46 सीट। ये अगर वोट दे भी देते हैं 46 सीट में तो जेडीयू 19 सीट जीतती है। 19 सीट यहां जीतती है, और जब अपर कास्ट का सम्मिश्रण उनके साथ होता है तो यह आंकड़ा 30 को पार ही नहीं कर पाता है। तो क्या जेडीयू 30 को पार नहीं कर पाएगा? यह एक दूसरा सवाल निकल कर आया। तीसरा सवाल है जो कुशवाहा है, 40 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। यह एक अलग ग्रुप के तौर पर खड़े हो गए थे, और इनके साथ ओवैसी भी थे और इनके साथ मायावती भी थी। ये 40 सीटों पर प्रभाव अगर डालते हैं, और अगर ट्रायंगुलर स्थिति आ गई जहां पर कुशवाहा भी है, जहां पर नीतीश कुमार भी है, जहां पर आरजेडी भी है, तो फिर चीजें ये आरजेडी के पक्ष में चली जाएंगी। वह कुशवाहा के पक्ष में नहीं जाएगी, वह जेडीयू के पक्ष में भी नहीं जाएगी, जेडीयू को भी कमजोर करेगी और कुशवाहा को भी कोई सीट ले जाने की इजाजत भी नहीं देगी। यानी यह भी लाभ हो गया। चिराग पासवान जिन जगहों पर खड़े थे, वो जिन भूमिकाओं में आते हैं, वो सिर्फ 18 सीट ऐसी है जहां पे ये प्रभावी अपने कास्ट लाइन पे हैं, अपनी जातिगत तौर पर जब ये प्रभावी होंगे इंडिविजुअल लेवल पे। इसमें अगर मिश्रण अपर कास्ट का भी कर दीजिएगा, क्योंकि यह बीजेपी के हनुमान बनकर चल रहे थे, लेकिन हनुमान का गदा प्लास्टिक का था, या जिस बूटी को खोजने निकले थे वो बूटी इसलिए घालमेल हो गई क्योंकि वोट बट रहे थे इनके अपने ही उस राम के जिनके ये हनुमान बने हुए थे। दूसरी तरफ स्थिति अलग थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह घालमेल की राजनीति एनडीए समझ नहीं पाई, बीजेपी समझ नहीं पाई कि बिहार को वह इस रूप में नहीं जान पाई। बिहार इस बार डायरेक्ट फाइट के मूड में है, या तो सत्ता है या फिर सामने जिसको गद्दी पर लेकर आना है वो है। कहीं भी उसने ध्यान उधर नहीं किया, इसीलिए ओवैसी को कोई लाभ नहीं हुआ, चिराग को लाभ नहीं हुआ, कुशवाहा को लाभ नहीं हुआ। इन लोगों के ऊपर वोट बहुत कम गया है। सीधी लड़ाई थी, इसलिए परसेंटेज ऑफ वोट भी इस हाइट पे गया है दोनों दिशाओं में कि एक तरफ महागठबंधन 40% से ज्यादा वोट के साथ मैदान में आ गया, 40% के साथ और दूसरी